नमस्कार मित्रों, मैं आपके साथ महेश खोजी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न विद खोजी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे संविधान की प्रस्तावना की। तो दोस्तों, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें हमने देखा था कि उन 5 महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हमने पढ़ा था जो भारत की प्रकृति बताते हैं और संविधान की जो दार्शनिक पक्ष है उसको समेटे हुए हैं। हम आज बात करेंगे प्रस्तावना में नागरिकों को क्या क्या प्राप्त है। तो दोस्तों, आइए आज हम बात करेंगे कि संविधान के अनुसार नागरिकों को प्राप्त अधिकार क्या क्या है। दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें कि नागरिकों को जो है, पहली बात कि न्याय प्राप्त है। अगर हम न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के इसमें न्याय है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। ये जो तीनों प्रकार के जो न्याय है ये प्रस्तावना में इनका उल्लेख किया गया है। अगर इसकी हम बात करें कि जो प्रस्तावना में जो न्याय है, अगर इनका उल्लेख की प्रस्तावना के अलावा संविधान में और कहाँ किया गया है, तो दोस्तों इनका उल्लेख किया गया है जो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 38 में। अनुच्छेद 38 में इसका उल्लेख किया गया है जो कि न्याय को एक मजबूती प्रदान करते हैं और जो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय लोगों को एक तरीके से अधिकार है जो उनको प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करें स्वतंत्रता की। जो स्वतंत्रता है ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त है, जिनमें से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है ये नागरिकों को प्राप्त है प्रस्तावना के अनुसार। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 19(1) की हम बात करते हैं, अनुच्छेद 19(1) की, तो दोस्तों उसमें 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, जिनमें से विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उनका उल्लेख अनुच्छेद 19(1)(a) में किया गया है। अनुच्छेद 19(1)(a) में किया गया है, जो कि संविधान का जो, अगर इसकी बात करें कि जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता का उल्लेख है, इसके अलावा संविधान में और कौन सी जगह इसका स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, तो दोस्तों वो अनुच्छेद 19(1) में, जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है, उसमें 2 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो नागरिकों को प्राप्त है। इसको भी स्वतंत्रता को संविधान में मजबूती प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 19(1) में इसका उल्लेख किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें समानता की, तो समानता का मतलब है कि किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, समान अवसर लोगों को प्राप्त हो, उनकी जो प्रतिष्ठा है वो उसके साथ में भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। इसको लेकर 2 प्रकार की समानता है, एक तो अवसर की समानता और एक प्रतिष्ठा की समानता। अगर अवसर की समानता की दोस्तों अगर हम बात करें तो अवसर की जो समानता है उसका उल्लेख अनुच्छेद 16 में भी किया गया है। अनुच्छेद 16 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है और इसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता से इसका उल्लेख किया गया है और ये इससे जो समानता को जो है यहाँ से मजबूती मिलती है। अवसर की जो समानता है उसमें इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में। दोस्तों, हम बात करें आगे बंधुत्व शब्द की। जो बंधुत्व शब्द जो है दोस्तों, ये फ्रांस की क्रांति के नारे से लिया गया है। जो 1789 में जो क्रांति हुई थी फ्रांस की, उसमें स्वतंत्रता, न्याय और जो बंधुत्व शब्द है वहां से बंधुत्व शब्द को लिया गया है। अगर दोस्तों बंधुत्व की अगर हम बात करें तो बंधुत्व है क्या? बंधुत्व जो शब्द का उद्देश्य जो है वो सांप्रदायिकता से, जातिवाद है, भेदभाव है, भाषावाद है और क्षेत्रवाद है, उसमें किसी भी इनमें जो बाधा है उनको दूर करने के लिए बंधुत्व शब्द का उपयोग किया गया है। और जो भारत में जो बंधुत्व शब्द है वो भाईचारे से लिया गया है कि भारत का जो विकसित बनाने में जो भारत के जो प्रत्येक नागरिक है वो सब मिलजुल कर कार्य करें और भारत को एक विकसित देश बनाए, उसमें इनका योगदान है। दोस्तों, अगर बंधुत्व शब्द की अगर बात करें तो भाग 4 जो कि मौलिक कर्तव्य का उल्लेख भाग 4 में किया गया है, उसके अनुच्छेद 51(a) में बंधुत्व का उल्लेख किया गया है। जो बंधुत्व शब्द है इसका भाग 4 अनुच्छेद 51(1) में उल्लेख किया गया है, जिसमें इसको मजबूती प्रदान होती है, लोगों को एक भाईचारा हो, ये लोगों को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके अलावा और क्या क्या शब्द है, तो एकता और अखंडता जैसे जो शब्द है, एकता और अखंडता, ये शब्द भी जो है
वो प्रस्तावना में उल्लेख किया गया इसका। एकता और अखंडता एक ऐसे शब्द हैं जो भारत की एक मतलब संदेश देते हैं, एक सुनियोजित संदेश देते हैं, एकता और अखंडता। दोस्तों अगर हम बात करें कि संविधान इन शब्दों के अलावा और किसका उल्लेख किया गया है, ऐसे कौन सी तिथि है जिसका उल्लेख किया गया है, तो बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की। ये तिथि जो है ये संविधान के लागू होने की तिथि है, जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान लागू हुआ था उसकी तिथि भी उसमें प्रस्तावना में अंकित की गई है। दोस्तों इसके अलावा हम बात करें तो 26 नवंबर 1949 को जो 16 प्रकार के जो मतलब जो 16 अनुच्छेद थे, जो 16 आर्टिकल थे, उनको लागू किया गया था। अब बात करें अनुच्छेद 394 की, तो जो 394 जो अनुच्छेद है इसमें साथ ही ये भी उल्लेख किया गया था, 394 में ये उल्लेख किया गया था दोस्तों कि जो 16 प्रकार की जो अनुच्छेद है जो 16 अनुच्छेद है, इसके अलावा जो 395 टोटल अनुच्छेद है उनमें से 16 अनुच्छेद के अलावा जो भी अनुच्छेद है उनको 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों 26 जनवरी 1950 को जो बाकी की जो अनुच्छेद है उनको लागू कर दिया गया था। इनका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 394 में किया गया है। दोस्तों इसके अलावा जो संविधान की जो हिंदी तिथि है, जो संविधान जिस दिन लागू हुआ था उसकी जो हिंदी तिथि है उसका भी इसमें वर्णन किया गया है। वो हिंदी तिथि थी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो दोस्तों उसका भी उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और अगर हम बात करें 3 ऐसे महत्वपूर्ण अंतिम शब्दों की जो प्रस्तावना में जिनका उल्लेख किया गया है दोस्तों, वो थे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। दोस्तों अगर इसके अर्थ की अगर बात करें कि अंगीकृत का अर्थ क्या है, तो अंगीकृत का यहाँ पर अर्थ है स्वीकार करना। किसी भी चीज को अगर हम स्वीकार करते हैं तो संविधान को स्वीकार करने की यहाँ पर बात की गई है और वो उसके लिए स्वीकार करने के लिए अर्थ प्रयुक्त किया गया यहाँ पर अंगीकृत। तो अंगीकृत का अर्थ है स्वीकार करना। बात करें अधिनियमित की, तो अधिनियमित का मतलब है कि लागू करना, कि संविधान को लागू करो, सब संविधान जो निर्माण किया गया संविधान का आप लोगों के लिए उसको लागू करो, उसको फॉलो करो, उसमें जो भी उल्लेख किए गए हैं, उसमें जो भी नियम कानून कायदे जो बनाए गए हैं उसका उल्लेख है। अब बात करें आत्मार्पित की, तो आत्मार्पित का मतलब है कि स्वयं को संविधान को सौंपना। इसमें किसी को अगर हम देखें आत्मार्पित करना मतलब स्वयं को संविधान को सौंपना। इन 3 शब्दों का इसमें उल्लेख किया गया है जो कि अंत में संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। दोस्तों अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित ये जो तीनों शब्द है इनका क्रम जो है ये थोड़ा ध्यान रखना। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इसमें निम्न में से कौन सा क्रम सही है, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, या ऐसे पूछा जा सकता है अंगीकृत, आत्मार्पित, अधिनियमित में से कौन सा क्रम सही है। तो दोस्तों अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित ये सही है। दोस्तों जब से संविधान सभा का जो भारत में संविधान सभा का निर्माण हुआ था तब से ही ये 2 क्वेश्चन जो है वो लोगों के जहन में उठने लगे कि प्रस्तावना संविधान का भाग है अथवा नहीं है, और क्या संविधान में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता। ये 2 क्वेश्चन जो है वो लोगों के बारे में, लोगों के मन में ये विचार चल रहा था, उनमें एक तरीके से बात हो रही थी। लेकिन जब उसमें कई वाद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें अपने निर्णय में कहा कि ये भाग है अथवा नहीं है, इसके लिए कई वाद हैं। तो हम बात करते हैं कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। तो दोस्तों इसमें एक जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे वो थे चंद्रचूड़। इन्होंने अपने निर्णय में कहा था कि हम जो ये प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है। तो इसने तो अपनी बात क्लियर कर दी कि ये संविधान जो है ये प्रस्तावना जो संविधान का भाग नहीं है। अब बात करते हैं 1960 के जो बेरुवाड़ी वाद था 1960 में लाया था। ये बेरुवाड़ी जो है एक जगह का नाम है, एक स्थान का नाम है जो कि भारत के, अगर हम बात करें भारत के पूर्वी क्षेत्र में ये जगह थी बेरुवाड़ी वाद। ये बेरुवाड़ी जो जगह थी ये भारत के पूर्वी क्षेत्र में थी। बाद में इसको बांग्लादेश को दे दिया गया और ये भी बांग्लादेश में स्थित है। तो दोस्तों 1960 की जो बेरुवाड़ी वाद था इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग नहीं है
इसलिए इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इस वाद में कहा गया था कि ये भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसके बाद में बात करें कि भाग है, तो ये भाग जो है ये बात की जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ये संविधान का अंग है, ये बात किसने कही थी? तो एक वाद आया था, उस वाद का नाम था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगर इस वाद की अगर बात करें तो ये 24 अप्रैल 1973 को ये वाद आया गया था। ये जो थी इसमें 13 न्यायाधीश थे जिन्होंने 7-6 से अपना फैसला सुनाया था। दोस्तों ये जो केशवानंद भारती बनाम जो ये केरल राज्य थी, ये वाद जो था इसके लिए एक संवैधानिक पीठ का निर्माण किया गया था। ये सबसे बड़ी आज तक की सबसे बड़ी संवैधानिक अगर बात करें इसकी तो सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ थी। इसमें 13 न्यायाधीश थे जिन्होंने 7-6 से अपना फैसला सुनाया था और इसमें कहा गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, या इसका संविधान का जो प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है, अर्थात इसमें संशोधन किया जा सकता है। इसमें कहा गया, इस वाद में कहा गया कि संविधान जो है जो प्रस्तावना ये संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसके पश्चात संविधान में जो प्रस्तावना है इसमें संशोधन किया गया और 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में। इस संशोधन में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन 3 शब्दों को उसमें जोड़ा गया। इन जो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इनका क्रम भी थोड़ा ध्यान रखना है। समाज, पंथ और अखंड। अखंड का मतलब है कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, समाज और पंथ को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए ऐसे याद रख सकते हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, ये प्रस्तावना का एकमात्र संशोधन है। आज तक अगर क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो दोस्तों इसमें केवल मात्र एक बार जो है इसमें संशोधन हुआ है और वो हुआ 42वां संविधान संशोधन जिसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया है। और साथ ही ये कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है, केवल और केवल इसमें नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है। जो संविधान की जो प्रस्तावना में जो उल्लेखित जो मूल शब्द है इनको हटाया नहीं जा सकता, उनके साथ में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, केवल और केवल जोड़ा जा सकता है नए शब्दों को। दोस्तों इसके बाद में बात करें, एक वाद आता है एसआर बोमई वाद। इस वाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये संविधान का भाग है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन ये आधारभूत ढांचे में शामिल है। ये बात एसआर बोमई वाद में कहा गया कि जो प्रस्तावना है ये आधारभूत ढांचे में शामिल है। इसकी जो है हम जो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कहा अपने निर्णय में कहा कि इसकी जो व्याख्या है कि आधारभूत ढांचा क्या है, इसकी व्याख्या जो है हम अपने समय पर अपने निर्णय में करते रहेंगे। इसलिए एसआर बोमई वाद में आधारभूत ढांचे में शामिल है। दोस्तों उसके बाद में अगर हम बात करें कि जैसे प्रस्तावना का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, प्रस्तावना बनी, उसके बाद में जब प्रस्तावना के बारे में लोगों से पूछा गया कि आपकी जो प्रस्तावना के बारे में क्या राय है, आपका क्या मानना है प्रस्तावना के बारे में, तो एक व्यक्ति थे ठाकुरदास भार्गव, जिन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान की आत्मा है। तो दोस्तों क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान की आत्मा है, ये बात किसने कही थी? तो ठाकुरदास भार्गव ने कही थी। किसके लिए कही थी संविधान की आत्मा ठाकुरदास भार्गव ने? किसको बताया? तो दोस्तों वो बताया प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया। फिर बात करते हैं के.एम. मुंशी की, जिन्होंने जो एक व्यक्ति थे जिन्होंने जो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ था उसके सदस्य थे। हमने पहले बात भी करी पिछले वाले वीडियो में। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, इन्होंने कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक कुंडली है। किसने कहा था? के.एम. मुंशी ने कहा था कि जो संविधान की जो प्रस्तावना है ये संविधान की राजनीतिक कुंडली है। फिर उसके बाद में बात करें एन पालकेवाला। एन पालकेवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्र कहा, अर्थात आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? एन पालकेवाला ने बताया। फिर उसके बाद में अर्नेस्ट बार्गर, इसने संविधान की कुंजी कहा कि ये जो की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो अर्नेस्ट बार्गर ने कहा प्रस्तावना के बारे में। उसके बाद में
जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसके जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, महत्वपूर्ण योगदान था उन व्यक्तियों का था, वो थे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। इन्होंने संविधान के बारे में, जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में कहा था कि जो भारत के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था कि ये जो भारत के सपनों का दीर्घकालिक विचार है या दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दोस्तों ये जो प्रस्तावना है ये एक ऐसा उचित स्थान है जो संविधान की जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। पूरी संविधान का जो है वो संक्षिप्त रूप है प्रस्तावना। तो दोस्तों हमने आज बात की थी प्रस्तावना के बारे में, संविधान की प्रस्तावना के बारे में हमने आज बात की थी, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक था। और इसके साथ ही अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो आपके लिए, अगर ये आपके जो एग्जाम की विषय अगर देखा जाए तो अगर ये टॉपिक है तो अगर ये ज्ञानवर्धक लगा हो दोस्तों तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने चैनल को लेट्स लर्न विद फौजी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको समय समय पर हमारी जो आगामी वीडियो है वो आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों।